हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो भैया आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट कर दिया था। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, और हाइड्रोलाइसिस की वजह से जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से एसिडिक या फिर बेसिक होगा, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। एक आप ये कहो कि रिवर्स प्रोसेस है किसका, न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उल्टा है क्या, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हमने कहा था कि भैया जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता है उसका तो हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, क्योंकि वास्तव में कोई भी आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। ठीक, और फिर हमने देखा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसा भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा ना, तो सॉल्यूशन की नेचर ठीक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के जैसी ही होगी। अगर मैं ये कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो है वो एसिड है, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट अगर बेस है तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास दो और अलग अलग तरीके के सॉल्ट बच रहे हैं। हालांकि इसके बाद में जो है वो हम ऐसे मानो कि जिनमें पॉलीवेलेंट केटाइन और पॉलीवेलेंट एनाइन होते हैं उनका भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, तो मेनली जो है वो दो और है, उनकी बात हम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला जो है अपने पास सी पॉइंट, ठीक है, ये है भैया जी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ये तो हमने कर लिया ना, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। ठीक है, देखो जी कि इस बार जो है वो एसिड कैसा होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस जो है वो वीक होगा, और इसका हाइड्रोलाइसिस हमें करवाना है। तो आप समझने की कोशिश करना कि जैसे कोई भी हम एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट का, तो हमारे पास एग्जांपल है जी NH4Cl। तो यहां पर जो बेस तो कैसा है, बेस तो है वीक, और एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और रिएक्शन हुई वाटर के साथ, पानी में इसको मिलाया, और पानी में जब इसको मिलाया तो रिएक्शन होगी और ये अपने कंपोनेंट एसिड और कंपोनेंट बेस में कन्वर्ट होगा। तो इसका कंपोनेंट बेस तो है NH4OH और इसका कंपोनेंट एसिड क्या है, HCl। ये इस तरीके से जो है एक तरीके से कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अब हमें तो यही देखना है कि भैया वास्तव में इस सॉल्ट को पानी में मिलाने पर पानी में क्या रिएक्शन होती है, हम तो ये जानना चाहते हैं। तो आप समझो कि मुझे बताओ NH4Cl स्ट्रॉन्ग है या वीक है। NH4Cl तो अपना कैसा है, ये तो भैया जी एक स्ट्रॉन्ग है ना। तो स्ट्रॉन्ग है तो 100% आयनाइज होगा, और 100% आयनाइज होगा कैसे, NH4 प्लस और साथ में Cl माइनस, इसी तरीके से आयनाइज होगा। ठीक है, H2O जो है ये वीक है, वीक है तो भैया ये तो बहुत ही कम आयनाइज होगा या न के बराबर आयनाइज होगा H2O। ये भी वीक है, ये भी न के बराबर आयनाइज होगा NH4OH। and this is strong again, this will be 100% ionized H plus and Cl minus। मुझे बता दो इस रिएक्शन में मजे लेने का काम कौन कर रहा है, मजे लेने का काम मतलब है स्पेक्टेटर आयन कौन है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पिछली क्लास में बताया था स्पेक्टेटर के बारे में कि जो आयन रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। Cl माइनस कैंसिल हुआ, तो ये स्पेक्टेटर था। आप देखो कि पानी में क्या काम चल रहा है, पानी में नेट रिएक्शन क्या चल रही है। तो पानी में नेट रिएक्शन चल रही है भैया जी NH4 प्लस, साथ में जो है ये है H2O, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH4OH, और साथ में ये आपको मिला क्या, H प्लस। ये रिएक्शन हो रही है कहां पर, पानी में। ठीक, अब देखना जरा कि आप देखो सबसे पहले इसके बारे में जो फैक्ट्स है, जो पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। पिछले वाले में भी मैंने आपको कुछ एक पॉइंट बताए थे, उम्मीद करते हैं आपको याद होंगे। तो यहाँ पर वो पॉइंट दोबारा हम देखेंगे। मुझे बता दो किस तरीके का आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, किस तरीके का आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहां पर केटाइन जो है ना NH4 प्लस, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और केटाइन अगर वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और सॉल्यूशन को देखो, सॉल्यूशन को इसने क्या दिया है, H प्लस, कि वाटर के साथ रिएक्शन करके सॉल्यूशन से या वाटर से H प्लस रिलीज करवा दिया, और वाटर से अगर H प्लस रिलीज करवा दिया तो मुझे बताओ एंटायर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और यही बात मैंने कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है ना, नेचर उसी पर डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट यहां पर कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। फिर देखो क्योंकि केटाइन वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर ये लिखूंगा कि इन दिस केस केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस विल अकर्स। ठीक है, कि भैया जी इस केस में केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। फिर आप ध्यान से देखो जरा, क्योंकि नेट सॉल्यूशन में, है ना,
H+ रिलीज हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक, है ना। फाइनल सॉल्यूशन will be acidic and it turns blue litmus into red, क्योंकि भैया ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, नीले को लाल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर मैं ये बोलूंगा कि pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्यूशन के एसिडिक होने की कंडीशन क्या है कि pH शुड बी लेस देन 7, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात जो कि आपको इस तरह के सॉल्ट के लिए ध्यान में रखने हैं। अगेन याद करो, पिछले लेक्चर में लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया था कि इनमें से कौन सा वाला सॉल्यूशन जो है वो एक तरीके से रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो जो भी अपने पास वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट होंगे उनका एक्वस सॉल्यूशन जो है ना वो आप बोलोगे कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी, ठीक। फिर देखो कि इसके लिए वही हमें तो जरूरी कैलकुलेशंस करनी है, तो कैलकुलेशंस ऐसी है कि भाई मुझे बताओ पानी के अंदर नेट रिएक्शन क्या चल रही है, NH4+ साथ में H2O इज कन्वर्टिंग इनटू NH4OH और ये क्या है H+, ठीक है। पानी के अंदर जो है वो नेट रिएक्शन ये चल रही है और अब इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, देखिएगा। तो देखो हम तो वैसे ही शुरुआत करेंगे कि मान लो T=0 पर एट T=0, ठीक है। मुझे बताओ T=0 पर अगर मैंने NH4Cl की C कंसंट्रेशन मिलाई तो NH4Cl तो क्या है 100% आयोनाइज, और ये अगर 100% आयोनाइज है तो ये ब्रेक होगा कैसे, NH4+ और Cl- में इसी तरीके से ब्रेक होगा। तो मुझे बताओ अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो NH4+ की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी C, Cl- की भी कितनी होगी C ही होगी। लेकिन Cl- तो क्या है, स्पेक्टेटर है, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो मैं ये बोलूंगा NH4+ की कंसंट्रेशन T=0 पर C 0 और ये 0। थोड़ी देर बाद में जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया भैया C-CH, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भैया इक्विलिब्रियम आने तक एक में से जितना आयोनाइज होता है, एक में से जितना हाइड्रोलाइज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे एक में से जो H हाइड्रोलाइज हुआ तो C में से कितना हाइड्रोलाइज हुआ CH, तो ये हो गया C-CH, ठीक है। इसका हो जाएगा अपने पास CH एंड दिस विल बी आल्सो CH, इसी तरीके से होगा। तो अब अगर इस रिएक्शन के लिए मैं लिखूं KH, तो KH में यूं लिखूंगा NH4OH की कंसंट्रेशन H+ की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय नीचे आएगा NH4+ की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास KH का एक्सप्रेशन होगा। अब ध्यान से देखना कि अगर हम KH की वैल्यूज यहां पर रखें, वैल्यू पुट करें तो KH = CH into CH और नीचे जो है वो C कॉमन आएगा तो दिस विल बी 1 - H, C कैंसिल हुआ तो KH = आ गया अपने पास CH² / 1 - H। ध्यान से देखो मैंने आपको बार बार बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के बार बार एक ही क्वेश्चन बनती है। कभी यहाँ पर अल्फा होता है, कभी यहाँ पर जो अपने पास Ka होता है, कभी Kb होता है, कभी Kw होता है, तो सब में जो एक एक इक्वेशन बनती है, बस इसी को हमें बार बार जो सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है तो हम जो उसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया भैया, अगर मान लो 1 - H, इसको हम कितना ले लें, 1 ले लें, क्योंकि H इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो कि पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है ना, इसमें होता ही है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनती है ना। और कई बार तो इस तरीके से मतलब इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको सॉल्व कर पाना जो है, सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो पूरे आयनिक में हम बहुत जगह, ज्यादातर जगह जो है वो सूटेबल अप्रोक्सीमेशन काम में लेते हैं, है ना। हमें बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट करके बाद में उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही बात है कि हम ये बोल रहे हैं कि इफ H is very very less than 1, then 1 - H will be nearly equal to 1, then KH is equal to CH²। ध्यान से देखो जरा कि यही एक्सप्रेशन बना था पहले भी हमारे पास, पहले आया था Ka = C∝², Kb = C∝², और इसके पहले जो जस्ट पहले जो सॉल्ट पढ़ा था हमने ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वहां पर भी सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन बने थे। अगर मैं यहीं से H+ की वैल्यू निकालूं या डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालूं तो दिस विल बी अंडर द रूट KH/C, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमारे पास H की वैल्यू है।
आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीजें हैं। फिर देखना जरा कि एक तो H आ गया, हमें जो है वो एक तो यहाँ पर क्या है KH, एक KW, एक यहाँ पर इस बार V कौन है बेस, तो KB, KH KW और KB, इनका रिलेशन चाहिए। तो इनका रिलेशन हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना अभी हम pH कैलकुलेट करेंगे। तो जब pH कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीजें जो काम में आएगी। देखो तो मैं यूं लिखूंगा रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KB। ध्यान से देखना कि अभी हमने KH का एक्सप्रेशन क्या लिखा था, तो KH की रिएक्शन ये थी NH4 प्लस, ये पानी में गया, कन्वर्ट कैसे हुआ NH4OH, और साथ में जो है ये H प्लस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, यहां पर जो है मैं लिखूंगा इसके लिए KH, तो KH इक्वल टू हो जाएगा NH4OH की कंसंट्रेशन H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 प्लस की कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया KH। ठीक है, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर मुझे बताओ जो NH4OH है ना, ये क्या है, ये बेस है और वीक बेस है। आपको पता है बेस है तो ये भी क्या होगा, आयनाइज होगा, टूटेगा, और इक्विलिब्रियम इसके मॉलिक्यूल्स या इसके आयंस के बीच में भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। तो कंटेनर में NH4OH भी है और यहां पर भी इस तरीके से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिखूंगा KB, तो KB इक्वल टू आया कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। दिस इज द वैल्यू ऑफ KB एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, ठीक है भैया। हर सॉल्यूशन में मैंने कहा था चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो चाहे वो सॉल्यूशन बेसिक हो, उसमें H प्लस भी होता है और उसमें OH माइनस भी होता है, दोनों तरीके के आयन होते हैं। और हमें ये पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो भी H प्लस है जो भी OH माइनस है, इनका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, KW के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी ना कि जैसे वाटर है तो वाटर जो इस तरीके से ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, अच्छा ये भी जो है ना पानी में मिलाने पर ही आयनाइज होता है, अपने आप कोई चीज आयनाइज नहीं होती है। तो वाटर ब्रेक होगा कैसे, H3O प्लस और साथ में जो है OH माइनस, और इस रिएक्शन के लिए हमने बोला था KW इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो 3 इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखो कि इन तीनों इक्वेशंस के साथ हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना, मतलब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा। देखो मैं अगर फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं तो क्या तीसरी रिएक्शन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। देखो NH4 ONH4 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इधर अमोनियम आयन कैंसिल हो जाएगा, H2 2H2 हो गया। तो बिल्कुल जो है वो इन दोनों को जोड़ने पर, ऐड करने पर ये वाली रिएक्शन बन रही है। और अगर ऐसा है तो भैया इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि जब हम दो रिएक्शंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो मैं यहां पर यू लिख सकता हूं, देखो जरा, कि KW इज इक्वल टू KH इंटू KB, और जो एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है वो है KH इक्वल टू KW डिवाइड बाय KB। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है, KH इक्वल टू KW बाय KB। ठीक है, और मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था आपको पिछली क्लास में। वो तरीका क्या था कि भैया ऊपर तो हमेशा KW रहेगा और नीचे जो है वो हमेशा क्या रहेगा, जो भी कंपोनेंट वीक है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट। पिछले वाले में यहाँ पर वीक कौन था, एसिड, तो एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka आया था। यहाँ पर वीक कौन है, बेस, तो बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या आया, Kb। ठीक है, अगर मान लो दोनों ही कंपोनेंट वीक हो तो यहाँ पर एसिड और बेस दोनों का आयनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर Ka और Kb जो है वो दोनों आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो भैया ये हमारे पास KH KW और KB का रिलेशन है, जिसको आपको खूब काम में लेना है। क्वेश्चन जो है वो आएंगे यहाँ से डायरेक्टली, मैंने आपको क्वेश्चन जो करवाया भी है पिछली क्लास में। ठीक है ना, तो जैसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में बने थे, लास्ट क्लास में मैंने आपको 1-2 सैंपल क्वेश्चन करवाए थे, ठीक वैसे ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इस पर भी बनते हैं। हम लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे। हम सबसे पहले ये कंप्लीट करेंगे, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, फिर हम वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट पढ़ेंगे, इसके बाद में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो जरा, सबसे जरूरी चीज जो है ना वो है भैया जी पीएच कैलकुलेशन। ध्यान से देखो कि हमें तो कुछ भी करना है और ये जो सॉल्यूशन होता है ना इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। हमने ये तो देख लिया कि ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, एसिडिक है। क्या सॉल्यूशन एसिडिक है, पीएच 7 से कम रहेगी।
लेकिन अब सवाल यह है कि भाई मेरे कि पीएच रहेगी कितनी, कि पीएच 7 से कम है, अब पीएच है कितनी ये कैलकुलेट करना है ना। तो भैया नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन कि देखो जी कि हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पीएच को कैलकुलेट करने के लिए आप देखो T इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है C, ठीक है। ये तो एक्सेस में ये 0 0, थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा C माइनस सी एच, ये हो जाएगा CH और ये CH। मैंने आपको कहा था कि भाई पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी करके भाई आप चाहे कुछ भी करना पड़े, आप क्या कैलकुलेट कर लो, H प्लस आयन कैलकुलेट कर लो। और अगर आपने H प्लस आयन कैलकुलेट कर लिए तो पीएच हम निकाल सकते हैं। तो मुझे बता दो एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज CH। क्या भाई H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, CH। अभी मैंने कहा था H इक्वल टू अंडर द रूट KH बाय C। तो अगर हम वैल्यू रखें H प्लस इक्वल टू C इंटू अंडर द रूट KH बाय C, रूट C क्या हो गया कैंसिल। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आया अंडर द रूट KH इंटू C, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। अब देखना जरा कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास अंडर द रूट KH इंटू C है। अभी हमने देखा था कि KH इज इक्वल टू आया था KW अपॉन KB, यही एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पर जो हम ये वैल्यू रख देते तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास निकल के आ गई अंडर द रूट KW, ठीक है, इंटू C डिवाइड बाय KP। देख लो जरा ये H प्लस आई है और यही एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कि पीएच कैलकुलेशन पहले वाले में जो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन था KW इंटू KA बाय C, अब आया KW इंटू C बाय KB। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन आई है किसमें, हमारे पास जो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट में। अब पीएच अगर निकालनी है तो इसी में जो वो हम लॉग ले लेते हैं। मैं इसको देखो यूं लिख सकता हूं ना कि H प्लस इज इक्वल टू KW की पावर 1/2 इंटू C की पावर 1/2 इंटू KB की पावर कितनी 1/2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो मेरे पास जो इक्वेशन ये बनेगी लॉग H प्लस, ध्यान से देखना इसको मैं डायरेक्टली जो लॉग को सॉल्व करके लिख रहा हूं, ये हो जाएगा कितना हाफ लॉग KW प्लस हाफ लॉग C माइनस हाफ लॉग KB, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना जरा कि ये है माइनस लॉग KB। माइनस लॉग KB क्या होता है, PKB होता है। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि लॉग H प्लस इज इक्वल टू ये आया हाफ लॉग KW प्लस हाफ लॉग C, ये आ जाएगा भैया जी PKB डिवाइड बाय कितना 2, इस तरीके से आएगा, ठीक है भाई। इसको जो है माइनस लॉग KB को मैंने PKB लिख दिया। अब एक काम करो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा माइनस लॉग H प्लस, ये हो गया अपने पास माइनस हाफ लॉग KW, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ लॉग C और ये हो जाएगा माइनस PKB बाय 2, ठीक है। अब देखो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे बताओ माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस तो क्या है PH, ठीक है, माइनस लॉग KW ये क्या हो जाएगा PKW डिवाइड बाय 2, ठीक है। और ये माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ PKB डिवाइड बाय 2 और माइनस हाफ लॉग C, ये लो जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच, ठीक है। लेकिन भैया क्योंकि हमें तो जो है वो ज्यादातर कैलकुलेशन 25 पर ही करनी होती है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कि भैया जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें पीएच कैलकुलेट करनी है। तो 25 पर PKW की वैल्यू कितनी होती है 7। तो आप देखो जरा एट, सॉरी PKW की नहीं, PKW बाय 2 की वैल्यू 7, PKW की वैल्यू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ये लिखूंगा पीएच इक्वल टू, भैया PKW तो कितना है 14, PKW बाय 2 कितना हो गया 7, तो ये वैल्यू आ गई 7। फिर देखो इन दोनों में से जो है वो एक तो हाफ कॉमन आ गया, एक इन दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको यूं लिखूंगा माइनस हाफ, यहां पर क्या बचेगा PKB प्लस लॉग C। ध्यान से देखो कि भैया यहां पर 7 में से कोई वैल्यू क्या हो रही है माइनस हो रही है, और 7 में से कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो पीएच जो डेफिनेटली 7 से तो क्या आएगी कमी आएगी। और यही कहा था कि भैया जो भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है ना पीएच का डिटरमिनेशन हमेशा उसी से होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच जो है वो एसिडिक होगी 7 से कम होगी।
और 7 से कम हो रही है, वो आपको क्लियर दिख रही है। याद रखने का तरीका दो ही चीजें हैं, एक तो था pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, एक आया 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। तो आपको जब भी कोई सॉल्ट दे दे और पीएच पूछे और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, तो आप सबसे पहले यही सोचोगे कि ये सॉल्ट कैसा है, इसका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कैसा है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जैसा होगा ना, बिल्कुल जो उसी के अकॉर्डिंग पीएच आएगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच 7 से ज्यादा 7 प्लस आ जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 7 से कम, यहां पर 7 माइनस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। क्वेश्चन ठीक पहले वाला जो हमने किया था ना इससे जस्ट पहले, वीक बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, उसी के जैसे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। मैं जो अभी एक और केस देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, तो भैया ये है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो पीएच हो, चाहे केएच केबी केडब्ल्यू का रिलेशन हो, चाहे H प्लस की कंसंट्रेशन हो, चाहे सॉल्यूशन की नेचर हो, ये सारे जो है वो हमने रिलेशन देख लिए। और क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही किसी एक पर क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जरा कि लास्ट जो अपने पास है ना चौथा, मैंने कहा था आपको कि हम केवल नॉर्मल सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, और नॉर्मल सॉल्ट में अब एक ही बच रहा है अपने पास, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, आप ये मानो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ठीक है, जो अगला है ना वो है भैया वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। इसको मैं मिटा रहा हूं पहले। सेम टू सेम ऐसा ही काम है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट जो है ना वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है उसकी कैलकुलेशन। हाँ, तरीका यही है क्योंकि कंसेप्ट सेम रहता है हर जगह। ठीक है, कोई भी आपके दिमाग में अगर वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट आ रहा हो तो सोचो जरा। ठीक है, और मैं जिस वीक एसिड वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने वाले सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाना, आपको जो है वो रिजल्ट जो है वही मिलेंगे जो वास्तव में मिलने चाहिए। ठीक है, तो आप देखो क्या पॉइंट डी, डी पॉइंट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ठीक है, देखो कि हमारे पास कोई वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है, जैसे हम ले रहे हैं भैया जी CH3COONH4। ठीक, ये एक वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है। ठीक है, और इस वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट को हमने मिला दिया किसमें, पानी में, वाटर में मिला दिया, पानी में मिलाया। जैसे ही पानी में मिलाऊंगा तो कोई भी सॉल्ट अगर पानी में ऐड करोगे मिलाओगे तो वो कंपोनेंट अपने कंपोनेंट एसिड और कंपोनेंट बेस में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्ट होगा भैया जी, इसका नाम क्या है, अमोनियम एसीटेट। तो ये जो है वो एक तो एसिटिक एसिड और साथ में ये कन्वर्ट होगा किसमें, NH4OH में। इस तरीके से ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक, अब समझना जरा कि अगर मैं ये कहूं कि वास्तव में पानी के अंदर क्या रिएक्शन चल रही है, हमें तो ये चेक करना होता है। तो भैया पानी के अंदर आप देखो ये तो 100% आयनाइज होगा, 100% आयनाइज होगा, पूरा आयनाइज हो गया CH3COO माइनस, और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, NH4 प्लस में। ठीक है, पानी तो पानी है भैया, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आसानी से आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयनाइजेशन बहुत ही कम होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयनाइजेशन बहुत ही कम होगा। मुझे बता दो यहाँ पर कोई मजे ले रहा है क्या, इसके कोई मजे ले सकता है क्या, कोई नहीं ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई स्पेक्ट्रेट आयन है ही नहीं, है ना, कि कोई आयन दोनों तरफ नहीं है। तो पानी में देखो नेट रिएक्शन क्या चल रही है, तो पानी में चल क्या रहा है, पानी में वास्तव में ये चल रहा है कि CH3COO माइनस और NH4 प्लस, ये दोनों के दोनों वाटर के साथ इंटरेक्शन करके कन्वर्ट हो रहे हैं CH3COOH, और जो है वो किसमें, NH4OH में। ये चल रहा है पानी में कि यार पानी में जो है ना ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है पानी के अंदर। तो आप सोचो कि अगर पानी के अंदर ये रिएक्शन हुई ना, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें जो नेगेटिव आयन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि एनायन भी पार्टिसिपेट कर रहा है और केटायन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर दोनों आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोलाइसिस का टाइप है ना, यहाँ पर दोनों तरीके के हाइड्रोलाइसिस होते हैं, केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस भी होता है और यहाँ पर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी होता है। क्योंकि केटाइन जो है ना ये भी हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एनायन भी हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं ये बोलूंगा इन दिस केस केटाइनिक एंड एनायनिक।
both hydrolysis, both type of hydrolysis will takes place। ठीक है, दोनों तरीके के जो है वो हाइड्रोलाइसिस जो है एक तरीके से यहां पर होंगे। अब सवाल ये आता है कि सर ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो मैंने आपको ये कहा कि भाई ये सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और ये सॉल्यूशन जो बेसिक भी हो सकता है। ये दोनों तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है, एसिडिक भी होगा या फिर बेसिक भी होगा। ये डिपेंड करता है भैया जी इनके Ka और Kb की वैल्यूज पर। अगर मान लो इसका Ka ज्यादा है, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है, तो भैया यहां पर सॉल्यूशन में जो है ये तो H प्लस रिलीज करेगा, ये OH माइनस रिलीज करेगा। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस से क्या होगी, ज्यादा होगी, और OH माइनस से ज्यादा होगी तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि भैया जी सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। अगर जो Kb की वैल्यू ज्यादा हो गई तो OH माइनस H प्लस से ज्यादा हो गया, इस केस में सॉल्यूशन बेसिक हो गया। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा देखो जरा कि सॉल्यूशन में बी acidic or basic, this depends on the values of Ka and Kb। ठीक है, यहां पर जब हम केस ले लेते हैं, देखो जरा कि मैं ये कहूंगा इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, कि इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, Ka की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो मैं ये बोलूंगा Pka और Pkb में से ज्यादा कौन होगा, Pkb, क्योंकि Ka इक्वल टू माइनस लॉग Ka होता है, Pka इक्वल टू माइनस लॉग Ka होता है, तो दोनों अपोजिट चलते हैं। अगर जो कहीं पर Ka ज्यादा होगा तो Pka कम होगा। ठीक है, और इसको हम आगे प्रूव भी कर देंगे कि Pka कम होने पर जो है वो Ka ज्यादा होगा और सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। और सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो इस केस में हम बोलेंगे pH लेस देन 7, है ना। ब्लू लिटमस विल टर्न्स इनटू रेड। ठीक है, तो इस केस में जो ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? फिर देखो कि अगर मैं ये बोलूं कि इफ Ka इज लेस देन Kb, तो इस केस में मैं बोलूंगा Pka विल बी ग्रेटर देन Pkb। ठीक, अगर Kb ज्यादा है भैया जी, बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन H प्लस से ज्यादा हो जाएगी, इस केस में सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो है ना मैं बोल दूंगा कि सॉल्यूशन विल बी बेसिक, तो सॉल्यूशन हो जाएगा कैसा, बेसिक हो जाएगा। और सॉल्यूशन बेसिक होगा तो यहां पर हम बोलेंगे pH ग्रेटर देन 7, तो इस केस में pH की वैल्यू 7 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और pH की वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई रेड लिटमस विल टर्न्स इनटू ब्लू। ठीक है, कि जो रेड लिटमस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखना कि हम ये बोलेंगे इफ Ka इज इक्वल टू Kb, कि अगर Ka और Kb जो है वो क्या रहे, इक्वल हो जाए, दोनों के दोनों इक्वल आ गए, तो मुझे बताओ Pka और Pkb भी क्या होगा, इक्वल होगा। और दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब जितने H प्लस आएंगे यहां से उतने ही यहां से क्या मिलेंगे, OH माइनस मिलेंगे। और H प्लस OH माइनस अगर दोनों इक्वल है तो इस केस में सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, यानी यहां पर लिटमस के लिए कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है। अब देखो कि हमें तो सारी कंडीशन देखनी है कि pH 7 से कम होगी कितनी होगी, 7 से ज्यादा होगी कितनी होगी, यहाँ पर तो pH 7 ही होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके लिए KH कितना होगा, इसके लिए H की वैल्यू कितनी आएगी, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिएगा जरा, इस पर सारी कैलकुलेशन हम करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने जो सॉल्ट लिया था ना इससे जस्ट पहले, उसके लिए जो कैलकुलेशन करी थी ठीक वही तरीका है, कोई अलग केस नहीं है। ठीक है, देखो हाँ जी,
हमारे पास जो रिएक्शन है, पहले मैं वो नेट रिएक्शन लिख देता हूँ पानी के अंदर। तो नेट रिएक्शन जो है वो कुछ यूं थी, अभी हमने देखा था CH3COO माइनस, साथ में क्या आया NH4 प्लस, और ये पानी में हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बना CH3COOH बना, और साथ में क्या बना NH4OH। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब आप समझो कि T इज इक्वल टू 0 पर, मान लो हमने जो सॉल्ट लिया था CH3COO NH4 प्लस, ठीक है, ये सॉल्ट लिया था, इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमने मिलाई C कंसंट्रेशन मिलाई। अब इसका सॉल्ट का अल्फा तो कितना 100%, क्योंकि सारे सॉल्ट मैंने कहा था कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इस तरीके से क्या होगा, आयनाइज होगा, CH3COO माइनस और NH4 प्लस, इस तरीके से आयनाइज होगा। और अगर ये इस तरीके से आयनाइज होगा ना, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ये C है तो ये भी कितना आएगा C, और ये भी C। क्या दोनों की कंसंट्रेशन C, क्योंकि इसका अल्फा तो कितना है 100% है, इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके C से इसका C बनेगा, और इसका भी कितना आएगा C ही आएगा, है ना। ये काम हमने पहले भी किया है तो कोई नई बात नहीं है। फिर देखो क्या मैं ये कहूंगा कि मान लो T इक्वल टू 0 पर इसकी C कंसंट्रेशन, इसकी भी C कंसंट्रेशन, ये एक्सेस में, ये 0 और ये 0। ठीक, धीरे धीरे जो है वो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, और धीरे धीरे हाइड्रोलाइसिस होगा, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, तो मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम दिस विल बी C माइनस CH। ठीक है, और अगर इसका एक काम में आता है तो इसका भी एक काम में आता है, तो इसका CH काम में आएगा तो इसका भी CH काम में आएगा, तो इसका बचा कितना, वही C माइनस CH ही बचेगा। तो मैं बोलूंगा ये भी कितना बचा C माइनस CH। इसके एक से इसका एक बचा, मतलब इसके एक से इसका एक बना, तो इसके CH से इसका कितना बनेगा CH, इसके एक से इसका एक, तो इसका भी कितना CH। ठीक है, अब देखो कि इसके लिए अगर मैं लिखूं KH का एक्सप्रेशन तो कैसे आएगा, CH3COOH की कंसंट्रेशन, NH4OH की कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन, और यहां आ जाएगा हमारे पास NH4 प्लस की कंसंट्रेशन, यही होगा। ठीक है, अब देखो वैल्यूज रखते हैं, है ना। तो KH इक्वल टू ये आया CH इनटू, ये भी जो है वो CH है, ये भी CH है, डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन है C 1 माइनस H, और इसकी कंसंट्रेशन C कॉमन 1 माइनस H। C देखो क्या हो गया, कैंसिल, क्या KH के एक्सप्रेशन से C गायब हो गया, और KH का एक्सप्रेशन आया, देखो H इंटू H क्या हो गया H स्क्वायर, और 1 माइनस H 1 माइनस H 1 माइनस H का होल स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ KH। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहां से स्क्वायर हटा देते हैं, तो हमारे पास H अपॉन 1 माइनस H, ये वैल्यू है अंडर द रूट किसके, KH के। एक तो देखो, हालांकि जो है वो हमें डायरेक्टली इसको कभी काम में नहीं लेना है, हमें ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है H अपॉन 1 माइनस H का, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अभी pH कैलकुलेट करने के लिए हम काम में लेंगे। ठीक है ना, अभी देखो जरा कि हमें तो H को अलग करना है, H को अलग करो, तो H को अलग करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखो अंडर द रूट KH माइनस H रूट KH इक्वल टू H, मैंने जो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, H वाले टर्म को इधर ले आओ, तो अंडर द रूट KH इक्वल टू H प्लस ये हो जाएगा H रूट KH, यही होगा। ठीक है, तो भैया इनमें से H कॉमन ले लो, तो ये मेरे पास आएगा रूट KH इज इक्वल टू 1 प्लस रूट KH इनटू क्या H। ठीक है, तो H इज इक्वल टू आया अंडर द रूट KH अपॉन 1 प्लस रूट KH। भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक रिलेशन आता है H का। ठीक है भैया, H वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है ना, इसमें आप ध्यान से देखो कहीं पर भी हमारे पास C का एक्सप्रेशन है ही नहीं। सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका तो कोई हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। फिर हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, तो यहां पर मैंने कहा H इक्वल टू अंडर द रूट KH बाय C। फिर मैंने आपको जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बताया, यहां पर अभी जो है वो हमने देखा था H इक्वल टू अंडर द रूट KH बाय C। तो भैया जी इन दोनों के केस में H के एक्सप्रेशन में C आ रहा है, कंसंट्रेशन आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि भैया जी इसके केस में तो कोई C नहीं आ रहा है, तो वीक एसिड वीक बेस का जो भी अपने पास सॉल्ट होता है ना, उसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कभी भी जो है वो बेसिकली C पर डिपेंड नहीं करता है, ना तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। आप वॉल्यूम चेंज कर दो, कम कर दो, बढ़ा दो, डाइल्यूट कर दो, H की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये एक फाइनल रिजल्ट है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है,
आपको H का एक्सप्रेशन देगा सेम टू सेम कि भाई H का एक्सप्रेशन ये है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन से सॉल्ट के लिए दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो ये रिलेशन केवल वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के लिए सही होता है। आई होप मेरी बातें आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये तो आया क्या H, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर द रूट KH बाय 1 प्लस रूट KH। अब हमें रिलेशन चाहिए, ध्यान से देखना, रिलेशन बिटवीन KH, KA, KB एंड KW। भैया जी पहले हमारे पास केवल एक कंपोनेंट वीक था, या तो एसिड वीक था तो हमने केवल Ka लिया था, या फिर बेस वीक था तो हमने केवल Kb लिया था। अब हमारे पास एसिड और बेस दोनों के दोनों कैसे हैं, वीक है, और दोनों कंपोनेंट वीक है, तो अब हमें Ka और Kb दोनों लेने पड़ेंगे। और दोनों लेंगे तो हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं कि जैसे इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, है ना। फिर आप देखो कि Ka, अब इसमें जो है वो हमारे पास एसिटिक एसिड है, और भैया एसिटिक एसिड भी तो आयनाइज होगा, ये खुद आयनाइज होगा। तो किस तरीके से आयनाइज होगा, ये ऐसे आयनाइज होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर मैं इसको पानी में मिलाऊंगा तो ये इस तरीके से आयनाइज होगा भैया CH3COO- के इसके आयंस के बीच में भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके आयन के बीच में भी तो इक्विलिब्रियम आएगा, इस तरीके से इक्विलिब्रियम आएगा। तो इसके लिए Ka हो गया, तो Ka इक्वल टू आपको लिखना आता ही है CH3CO- की कंसंट्रेशन इनटू H3O प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा CH3COOH की कंसंट्रेशन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। फिर भैया देखो जरा कि हमारे पास यहाँ पर वीक बेस भी है, तो यार बेस का भी तो आयनाइजेशन होगा, तो बेस है इसका भी आयनाइजेशन हो रहा है NH4OH, है ना, ये भी आयनाइज होगा। किस तरीके से आयनाइज होगा, NH4 प्लस और साथ में OH माइनस। इसके लिए मैं लिखूंगा Kb, कैसे आएगा Kb, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये हमारे पास होगी क्वेश्चन नंबर कितनी, 3rd, ठीक है। फिर भैया देखो वाटर है, वाटर का खुद का आयनाइजेशन जो इस तरीके से होता है कि 2H2O इज कन्वर्टिंग इनटू H3O प्लस और साथ में OH माइनस, इसके लिए हम लिखते हैं KW, तो KW इक्वल टू होता है H3O प्लस इनटू OH माइनस। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, वही इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के बीच में रिलेशन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक काम कर रहा हूं मैं, हमें क्या करना भैया, इन सबसे ये वाली इक्वेशन बनानी है ना। तो ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए मैं पहले रिएक्शन को जो है फ्लिप कर रहा हूं, तो इसको फ्लिप करते ही ये क्या हो गया 1/Ka। मैं दूसरी रिएक्शन को भी फ्लिप कर रहा हूं, वो क्या हो गया 1/Kb। और इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, है ना, इन तीनों को जो है वो हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको फ्लिप करो, इसको फ्लिप करो और इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो इन दोनों को फ्लिप किया तो ये तो हो गया 1/Ka और 1/Kb, और फिर तीनों को ऐड किया तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास देखो रिलेशन ये आएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं KH इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। आप चाहो कि यार वास्तव में ये रिएक्शन बनती है कि नहीं बनती है, तो आप जो इसको फ्लिप कर दो, इसको फ्लिप कर दो, फिर जो इसको जो है वो दोनों में जोड़ दो, जो फ्लिप्ड इक्वेशन बनती है, जो फ्लिप्ड रिएक्शन बनेगी ना, उसमें इसको जोड़ देना, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। और ये रिलेशन जो है बहुत काम का है, याद करो इससे पहले मैंने आपको कहा था KH इज इक्वल टू KW, और जो भी कंपोनेंट वीक है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो भी वीक है ना, कि अगर एसिड वीक है तो नीचे केवल Ka, बेस वीक है तो नीचे केवल Kb, और दोनों वीक है तो नीचे Ka और Kb दोनों आ जाएगा। ये याद रखने का तरीका है। मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी। तो ये रिलेशन आ गया KH, KW, Ka और Kb का, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात वही कि हमें तो क्या चाहिए, पीएच निकालिए भाई, कुछ भी करो कैसे भी करो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच तो आ ही जाएगा। आप सोचो जरा कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन कहां से आएगा, यहां से आएगा, क्योंकि ये एसिड है ना, तो यहां से देखो ये पड़ा H प्लस, क्योंकि इस सॉल्यूशन में अगर ये सॉल्यूशन मान लो एसिडिक बेसिक जैसा भी है, तो जो भी H प्लस आना वो तो कहां से आएगा, एसिडिक कंपोनेंट से ही आएगा ना। ये कंपोनेंट जब आयनाइज होगा तो सॉल्यूशन में H प्लस आएगा। तो हम जो एक काम करते हैं, पीएच के लिए H प्लस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखना जरा ध्यान से कि H प्लस हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमारे पास मेन इक्वेशन है, अभी ये इक्वेशन खूब काम में आएगी, है ना। आपको हेडिंग लगानी है कि पीएच कैलकुलेशन, ये भी इक्वेशन हमें काम में लेनी है। बाकी तो चीजें जो है वो नॉर्मल सी बातें हैं,
बहुत सारी चीजें जो है वो आपको याद भी हो गई होगी ना। जितना ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार आप जो है खुद लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा आपसे, और कोई जो है वो इसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आएगी। बहुत ही आसान सा काम है। अब देखो कि पीएच कैलकुलेशन करते हैं, पीएच कैलकुलेशन। ठीक है, मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। हमारे पास नेट रिएक्शन पानी के अंदर ये हो रही थी, इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन सी, ये भी सी, ये 0 और ये 0, ये हो गया C माइनस सी एच, सी माइनस सी एच, ये हो गया CH और ये CH। अभी मैंने कहा कि H प्लस जो आएगा वो कहां से आएगा, एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन से आएगा। इसका आयोनाइजेशन करवाते हैं, देखना सर कि एसिटिक एसिड ये अगर आयोनाइज होगा तो कन्वर्ट होगा CH3COO माइनस और साथ में H3O प्लस या H प्लस बोल दो, बात तो एक ही। इसके लिए अगर Ka का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो CH3COO माइनस और ये आएगा H3O प्लस, ठीक है, डिवाइड बाय CH3COOH, यही होगा। H प्लस यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन या H3O प्लस इक्वल टू ये आया Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। देख लो जरा, यही होगा कि H प्लस निकाला, इसको इधर ले गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या मुझे बताओ कि इस पूरे एंटायर सॉल्यूशन में जो एसिटिक एसिड है ना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन है CH, और जो एसिटेट आयन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन है C माइनस CH। मैं वैल्यू रखता हूं तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये निकल के आया Ka इनटू ये तो है CH और ये यहां पर C कॉमन आएगा, 1 माइनस H, ये कैंसिल हुआ। ध्यान से देखो, H अपॉन 1 माइनस H, H अपॉन 1 माइनस H, H अपॉन 1 माइनस H किसके इक्वल है, रूट KH के इक्वल है। तो इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि हमें ये पता है कि H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू रूट KH के इक्वल आ रही है ना, तो हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई कितनी, Ka इनटू अंडर द रूट KH। ध्यान से देखो, ऐसा ही होगा। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि KH की वैल्यू आती है KW अपॉन Ka इंटू KB, यही होगा। तो KH की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, तो मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया Ka इंटू अंडर द रूट KW अपॉन Ka इंटू KB। देख लो जरा, क्या यही होगा, रूट Ka से रूट Ka क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये निकल के आ गई अंडर द रूट KW इंटू Ka अपॉन KP। ये लो जी, ये H प्लस आ गया फाइनली। H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है ना वो हमारे पास ही आएगा। ठीक है, क्या, KW इंटू Ka बाय KP। अब ध्यान दो, इससे पहले वाले में हमारे पास H प्लस क्या आया था, KW इंटू C अपॉन KP। उससे पहले हमारे पास H प्लस आया था KW इंटू Ka बाय C। ठीक है, यानी कि बाकी के जो दो, सबसे पहला वाला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो था, वहां पर तो हमें पता है कि H प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 होगा, pH 7 होगी। बाकी दो में H प्लस की कंसंट्रेशन में C भी आ रही थी। C यानी कि जो सॉल्ट था ना, उसकी कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन भी बन रहा था। यहां पर कहीं पर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है, यानी इस तरीके के सॉल्ट की जो pH होगी ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी मेरे भाई, चाहे आप इसमें पानी मिला दो, चाहे कुछ भी कर दो, C तो है ही नहीं ना। अभी देख लो, इसको हम जो है सॉल्व करके भी देख लेते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसको जो है वो यूं लिख लेता हूं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू KW की पावर 1/2 इंटू Ka की पावर 1/2 डिवाइड बाय Kb की पावर कितनी, 1/2। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। आप जो है वो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो यहां पर हमारे पास आएगा लॉग H प्लस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इसको मैं जो है वो डायरेक्टली लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं, हाफ लॉग KW प्लस हाफ लॉग Ka माइनस हाफ लॉग Kb। मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये तरीका मैंने आपको जो है सॉल्व करने का, लिखने का, सब कुछ जो है प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। ठीक है, माइनस लॉग Kb, ये क्या हो गया मुझे बताना जरा, माइनस लॉग Kb हो जाएगा क्या, PKb। तो ये आया हाफ लॉग KW प्लस हाफ लॉग Ka प्लस ये हो गया PKb डिवाइड बाय कितना, 2। ठीक, अब देखना जरा कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग KW माइनस हाफ लॉग Ka और माइनस PKb डिवाइड बाय 2।
चेक करो, देखिए यही एक्सप्रेशन बनेगा क्या, मुझे बता दो, माइनस लॉग एच प्लस, ये क्या हो गया पीएच, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा पी के डब्ल्यू डिवाइड बाय 2, माइनस लॉग के ए, तो ये आ जाएगा प्लस पी के ए डिवाइड बाय 2, और माइनस पी के बी डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गया पीएच, और मैं कहूंगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमें तो सारी कैलकुलेशन 25 पर ही करनी होती है। तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 बाय 2 कितना हो जाएगा 7, तो पीएच की वैल्यू निकल के आएगी 7 प्लस हाफ कॉमन आ गया, तो ये आया पी के ए माइनस कितना पी के बी। लो जी, पीएच का एक्सप्रेशन आ गया। मुझे बताओ कि इसके पीएच के एक्सप्रेशन में क्या कहीं पर आपको सी की कंसंट्रेशन टर्म या जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है सी, उसका एक्सप्रेशन कहीं नजर आ रहा है क्या? भैया कहीं पर भी देखो सी का एक्सप्रेशन नहीं है। इस तरीके की सॉल्ट की पीएच जो है वो सी पर डिपेंड करती नहीं है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, अभी मैंने कहा था इस तरीके का जो सॉल्ट होता है उसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एच की वैल्यू भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, पीएच की वैल्यू भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। यहां से आप चाहो तो भैया देखो, इसको आपको साफ दिख रहा है कि मुझे बताओ जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब ये किसी काम का नहीं है, हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली है इसके लिए। देखो क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं, देख लो जरा, कि पी के ए की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, पी के इज ग्रेटर देन पी के बी, तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। साथ में कोई वैल्यू ऐड होगी, पीएच 7 से ज्यादा आ गई। अगर पी के बी ज्यादा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी तो साथ में से कोई वैल्यू माइनस होगी, तो पीएच 7 से कम आ गई। और अगर दोनों बराबर आ गए तो पीएच कितने आ गए, 7 आ गई। तो यही तो मैंने शुरू में बताया था अभी आपको कि भैया इस तरीके के सॉल्ट की पीएच जो है ना, ये डिपेंड करती है पी के ए पी के बी की वैल्यू पर, या फिर के ए और के बी की वैल्यूज पर। मैं यहाँ पर पहले तो जो जरूरी पॉइंट है, जो गोल्डन पॉइंट है ना इसका, वो लिख देता हूं कि द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड weak base salt will be independent of its concentration। ठीक है, तो भैया जी इस तरीके के जो भी सॉल्ट है ना, उनके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और पीएच ये कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये 4 तरीके के हमारे पास सॉल्ट थे, इनमें से एक का हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है, बाकी 3 का हाइड्रोलाइसिस होता है। अगर हम इसको समरी के तौर पर देखें, एक बार मैं लिख देता हूं, देखो सारे के सारे जो है वो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है ना, कि समरी चारों सॉल्ट की ये है जो कि आपको फाइनल ध्यान में रखनी है। चारों सॉल्ट की समरी ये है, ठीक है। यहां पर तो मैं लिख रहा हूं सॉल्ट, ठीक, और यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भैया जी उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। या फिर यहां पर पहले हम देख लेते हैं उसके लिए H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कितना होगा, यहां पर लिख देता हूं H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, और फिर यहां पर मैं लिख देता हूं उसमें pH कितना आएगा, ठीक है ना। pH कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो 4 हमारे पास पॉइंट रहेंगे, सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक, एक तरफ तो यहां पर है टाइप ऑफ सॉल्ट, यहां पर है उसके लिए H, यहां है H प्लस, और यहां पर उसके लिए pH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। सबसे पहला हमारे पास आया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ठीक है। भैया जी इसके लिए तो कोई डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है ही नहीं, क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के 25 डिग्री पर हमें पता है सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और pH कितनी होती है, तो pH = 7, और वही टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर देखो कि दूसरा जो आता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, तो इसके लिए मैंने आपको कहा H = आया था √KH/C, ये था एक्सप्रेशन। C कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, H की वैल्यू कम होगी। H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन के लिए मैंने आपको कहा था ये आया था √,
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आया था भैया जी KW इंटू KA बाय C। ध्यान से देखो जरा, यही आया था क्या? ठीक है। अगर जो है ऊपर नीचे हो, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे याद तो है नहीं, डेरिवेशन करके हमने निकाला था, आप मैच कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो ठीक कर देना। और पीएच जरूर मुझे ध्यान है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से याद कर रखा है कि यहाँ पर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पर पीएच 7 से ज्यादा आएगी, तो पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ। और यहाँ पर आएगा जो भी कंपोनेंट वीक है, वीक कौन है? एसिड, तो PKA प्लस लॉग C। ठीक है। ये हमारे पास जो क्या आ गया, एक तरीके से पीएच का फॉर्मूला। बाकी तो सारी चीजें जो हम यहाँ से हटा ही देते हैं, है ना, ये सारी चीजें कोई काम की नहीं। समरी हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हटा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा सॉल्ट जो हमने देखा। तीसरा जो है ना अपने पास, थर्ड, ये है भैया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। तो यहाँ पर भी H की वैल्यू आई थी अंडर द रूट KH/C। H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आया था अंडर द रूट, यहाँ तो तक KW, यहाँ पर आया था हमारे पास, अभी देखा था हमने, C डिवाइड बाय नीचे क्या आया, KB, कुछ ऐसा ही था। और pH इज इक्वल टू, ये 7 से कम आएगा, 7 माइनस हाफ, यहाँ आ जाएगा PKB प्लस लॉग C। ठीक है, ये लो जी। ठीक। और फिर लास्ट जो अभी हमने जस्ट देखा, चौथा, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ठीक है। यहाँ पर H इक्वल टू मैंने कहा अंडर द रूट KH और 1 प्लस रूट KH, ये आया था। और H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो ये हमने देखा अंडर द रूट क्या आया भैया, KW इंटू KA डिवाइड बाय नीचे क्या आया, KB, ये था। और यहाँ पर pH की वैल्यू आई अपने पास 7 प्लस हाफ, और अंदर था PKA माइनस PKB। देखो जरा कि ये हमारे पास जो एक तरीके से इसकी समरी है, कि ये ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। ठीक है। और बस ये जो भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है ना, उसका कंक्लूजन ये है, ज्यादातर आप देखना कि आपके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, अगर आपने ये टेबल वगैरह जो दिमाग में लगा रखी है, ध्यान से अच्छे से सेट कर रखी है, तो आप आसानी से ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी टेबल से हो जाएंगे, आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, है ना, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कुछ एक स्पेशल केसेस में आपको हो सकता है थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़े, है ना, तो वो तो इतना तो कर ही सकते हैं, जब इतना सारा हमने पढ़ लिया है, और भी हम जो इस पर बहुत सारी बातें आगे करने वाले हैं, तो भाई ये तो बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं, दिमाग लगाने वाली बातें तो बहुत ही छोटी मोटी है। ठीक है। तो ये है 4 तरीके के हमारे पास सॉल्ट। अब हम देखते हैं कि इन पर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। हाँ तो भाई देखो, इसी कंसेप्ट पर ये जो हमने अभी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस देखा, इस पर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, है ना। जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि कैलकुलेट द pH ऑफ ए 0.1 मोलर aqueous solution of HCOO NH4, ठीक है, if the value of Ka and Kb for HCOOH and NH4OH, ठीक है। फिर आपको दिया है is 2 into 10 to the power minus 5 एंड, और NH4OH के लिए वैल्यू आपको गिवन है, जैसे ऑलमोस्ट जो है वो इनका सेम ही होता है, ये हमारे पास है 4 into 10 to the power minus 5, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है कि भाई जब भी किसी भी सॉल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देगा ना, तो आप हमेशा यही सोचोगे कि भाई इस क्वेश्चन में किस तरीके का सॉल्ट आपको गिवन है। आप क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज करो कि सॉल्ट का टाइप आप सर्च करो, सॉल्ट कैसा है, आप सबसे पहले यही सर्च करना, यही क्वेश्चन में आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये सॉल्ट कैसा है। यहां पर आप इस सॉल्ट को ध्यान से देखो, ये सॉल्ट जो है ना हमारे पास दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ये है फॉर्मिक एसिड, दूसरा जो है उसमें क्या है, NH4OH, इसमें ये दो चीजें हैं। तो जो फॉर्मिक एसिड है इसके लिए तो हम लिखेंगे Ka, तो Ka की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 into 10 to the power minus 5, और इसके लिए हम लिखेंगे Kb, ये कितना है, 4 into 10 to the power minus 5,
ठीक। अगर मैं इसके लिए पी के ए की बात करूं तो दिस विल बी 5 माइनस लॉग 2, और इसके लिए अगर हम पी के भी देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग कितना 4। ओके, तो वैल्यू हम निकालते हैं तो पी के ए ये तो हो जाएगा 4.7 और पी के बी दिस विल बी इक्वल टू 4.4। ठीक, तो दोनों की वैल्यूज आ गई। अब जो है वो हमें ये पता है कि जो भी वीक एसिड वीक बेस, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वीक एसिड वीक बेस तरीके का सॉल्ट है, और इस तरीके की इस टाइप के सॉल्ट की जो पीएच है वो कभी भी जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है तो तरीका मैंने अभी क्या बताया था 7 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा पी के ए माइनस पी के बी। तो यहां पर देखो 7 प्लस हाफ पी के ए, द वैल्यू ऑफ पी के इज 4.7 एंड दिस इज 4.4। तो ये वैल्यू आ गई कितनी अपने पास 0.3, और 0.3 का आधा कितना 0.15, तो इसमें 0.15 ऐड कर दो तो pH विल बी 7.15 अप्रोक्स। ठीक है, तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। बहुत ही आसान सा काम है, आपको केवल पहले सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है कि सॉल्ट जो है वो कौन सा है। ठीक है, जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखिएगा। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम ऐसा ही, आप जो प्रोसीजर को फॉलो करो। सबसे पहले अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया ना कि सॉल्ट कैसा है, तो आप जो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 मोलर aqueous solution of RNH3Cl। ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट। ठीक, इफ द वैल्यू ऑफ ठीक है Kb फॉर RNH2 इज, आपको जो है वो RNH2 के Kb की वैल्यू गिवन है, जैसे मान लो वैल्यू दे दी 5 इंटू 10⁻⁶। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, आप सबसे पहले ये चेक करो कि जो सॉल्ट है ना वो सॉल्ट कैसा है, टाइप कैसा है। तो आप ध्यान से देखना कि हमारे पास जो सॉल्ट है ये आपको कुछ यूं गिवन है, सॉल्ट इज RNH3, ठीक है, प्लस और ये Cl माइनस। सोचो जरा कि ये सॉल्ट कैसे बना होगा, किस किस से मिलकर बना होगा। एक तो इसमें है भैया RNH2, रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ, तो ये बनेगा RNH3Cl। ठीक है, ध्यान से देखो इसने क्या किया, यहां पर H प्लस ले रहा है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, और H प्लस एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, H प्लस एक्सेप्ट करने वाले सारे के सारे जो क्या होते हैं बेस, तो ये तो यहां पर क्या है बेस। ठीक, और H प्लस जो है वो रिलीज करने वाले सारे के सारे ये क्या है ये एसिड, और बेस के लिए हमें वैल्यू चाहिए किसकी Kb की, और आपको इसका Kb ही गिवन है, कितना है 5 इंटू 10⁻⁶। क्लियर है। अब देखना कि भाई ये जो सॉल्ट है अपने पास ये एक तरीके से वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है ना, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है। और सबसे पहले आपने अगर सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर दिया तो इससे आपको यहां से आइडिया ये मिल जाएगा कि ये जो सॉल्ट है इसकी पीएच क्या होने वाली है, 7 होने वाली है, 7 से कम या 7 से ज्यादा कितनी होगी। तो यहां से हमें साफ पता चला है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी सॉल्यूशन है उसकी नेचर डिपेंड करेगी किस पर, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट पर। जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हमारा जैसा होगा ना तो सॉल्यूशन की नेचर ठीक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट पर ही डिपेंड करेगी। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो यानी सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा एसिडिक, और इसकी पीएच निकालने का तरीका जो है वो हम एसिडिक पीएच यानी 7 से कम होगी, तो 7 माइनस में लगाऊंगा हाफ एंड द pKa प्लस log C, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ pH। ठीक है, तो यहां पर देखना जरा कि 7 माइनस वैल्यूज रखते हैं, Ka की वैल्यू आपको इसका Kb की वैल्यू गिवन है, दिस विल बी pKb। ओके, जो भी कंपोनेंट अपने पास वीक होता है ना उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट लेते हैं, तो Kb की वैल्यू गिवन है कितनी 5 इंटू 10⁻⁶। तो pKb विल बी ये कितना हो जाएगा 6 माइनस log 5 एंड द 6 माइनस log 5 वैल्यू दिस विल बी 5.3। ओके, तो वैल्यूज रखो यहां, तो ये हो जाएगा 5.3 प्लस log C एंड log C इज 0.2, तो log 0.2 2 into 10⁻⁻1 दिस वैल्यू विल बी माइनस का 0.7, तो हमारे पास 7 माइनस हाफ
एंड 5.3 माइनस का पॉइंट कितना हो गया 7 हो गया, तो ये 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। 4.6 का आधा कितना हो गया 2.3, और इसमें से जो वो 2.3 आप माइनस करोगे तो दिस विल बी 4.7, अप्रोक्सीमेटली 4.7। तो यहाँ पर जो है वो पीएच हमारे पास कितनी आ गई 4.7 के आसपास आ गई। ठीक है, तो भैया इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ध्यान रहे कि किसी भी सॉल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, या वीक एसिड वीक बेस है। ठीक है, एक और यहां से कई बार जो है ना आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना, तो देखो जरा कि आपको जो है वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर देगा तो वो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। इसको मिटा रहा हूं पहले। हाँ जी, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि टू टेस्ट ट्यूब A and B are filled with C6H5, COONH4 and NH4Cl respectively. If the concentration of both salts are 0.1, ठीक है, if the concentration of both salts are 0.1 and the degree of hydrolysis of both salts are 0.4% and 0.8% respectively. ठीक है, फिर आपको ये बोला है कि when both solutions are diluted by 1000 times, या इसको जो है वो हम कर लेते हैं 10,000 times। ठीक है, when both solutions are diluted by 10,000 times, then calculate the new percentage degree of hydrolysis in both test tubes। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको जो है ये बोल रखा है कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, एक तरफ तो है ए, एक तरफ है टेस्ट ट्यूब बी। जो टेस्ट ट्यूब ए है इसके अंदर तो आपने ले रखा है भैया अमोनियम बेंजोएट। दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम बेंजोएट C6H5COO और NH4। ठीक है, ये है अमोनियम बेंजोएट और इसका जो सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, वो आपको ये बोल रखा है कि दोनों की कंसंट्रेशन, इसके लिए कंसंट्रेशन है 0.1 और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में आपने जो क्या ले रखा है एक तरीके से अमोनियम क्लोराइड। यहां है NH4Cl, यहां पर कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है दोनों में। ठीक है, अब आपको ये बोल रखा है कि इनमें यहां पर जो H है ये है 0.4% और यहां पर H की वैल्यू है 0.8%। ठीक है, आपको ये बोल रखा है कि दोनों को डाइल्यूट कर दिया, कितना 10,000 टाइम, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। और बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने के बाद में नया जो परसेंटेज अपने पास डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है या डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, यही पूछा है बिल्कुल। अब देखना जरा कि ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस, और ये वाला जो सॉल्ट है ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, और इस तरीके का जो सॉल्ट होता है, यहां पर मैंने आपको
बहुत अच्छे से बताया था, क्लियरली बताया था अभी कि इस तरीके के सॉल्ट के लिए जो H की वैल्यू होती है ये होती है अंडर द रूट KH अपॉन 1 प्लस रूट KH। दिस इज द वैल्यू ऑफ H। और इसके H में कहीं पर भी कंसंट्रेशन C का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि जो H है ना ये कितना रहेगा, 0.4% ही रहेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन और वॉल्यूम पर। क्या वॉल्यूम कितना भी कम कर दो चाहे ज्यादा कर दो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां पर H पहले भी जो 0.4 था अभी भी 0.4 रहेगा, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ये जो है वो चेंज नहीं होगी। फिर आप समझो जरा कि अगर इस तरफ आते हैं तो ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। सबसे पहला जो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका तो हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। दूसरा जो मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उन दोनों में मैंने आपको H का ये रिलेशन बताया था, H इक्वल टू अंडर द रूट KH/C, यही रिलेशन था। तो बस इसी रिलेशन से जो हम क्या करेंगे, नए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को कैलकुलेट करेंगे। मैं यहां से बोल सकता हूं H1/H2 इज इक्वल टू अंडर द रूट C2/C1, ठीक है। तो यहां पर देखना जरा कि हमारे पास, क्योंकि ये डाइल्यूशन का केस है एक तरीके से, और याद करो केस ऑफ डाइल्यूशन में आपको हमेशा ये काम में लेना है तरीका, क्या, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1, वॉल्यूम इज V, नई M2 हमें कैलकुलेट करना है और नया वॉल्यूम हो जाएगा भैया 10,000 V, क्योंकि इसको 10,000 टाइम्स जो है डाइल्यूट कर दिया है, ये कैंसिल हो गया। तो नई कंसंट्रेशन M2 हमारे पास आ गया कितना, 10⁻⁵, ओके। तो दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ H1 एंड C1 एंड C2। तो H1 इज 0.8%। तो H1 को अगर आप परसेंटेज में ले रहे हो ना तो वैल्यू ऑफ H2 विल बी आल्सो इन परसेंटेज, तो ये डायरेक्टली परसेंटेज में ही आएगा, अलग से आपको 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां हमारे पास C1 इज 0.1 and this is 10⁻⁵ and the value will be 10⁻⁴ and the root of 10⁻⁴ will be 10⁻², then 0.8 divided by H2 is equal to, ये हो गया 10⁻⁻2, और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे है ना तो H2 will be equal to 0.8 into 100 means H2 will be 80%। इस केस में जो अगर आप इसको इतना ज्यादा देखो, ये वैसा ही है ठीक जैसा हमने डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जैसे जैसे पानी मिलाओगे, अल्फा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक वैसे ही जैसे जैसे आप यहाँ पर पानी मिलाओगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता है, लगातार बढ़ता है। तो ये है भैया हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आएंगे। मैंने आपको अच्छे से बताया कि कब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बनता है, कब कौन से केस में बफर बनता है। तीन केस देखे ना, केस 1, केस 2, केस 3। तो ठीक वही काम है कि आपको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि बफर का केस लगाओ, बफर का कंसेप्ट बहुत ही कम बार आपको बोलेगा कि बफर के तरीके से पीएच कैलकुलेट करनी है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के तरीके से कैलकुलेट करनी है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो, कि जिन दो कंपोनेंट की रिएक्शन हो रही हो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस लगाओ। और केवल अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो वहां पर बफर का केस लगेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप दो ऐसे सॉल्यूशंस को मिक्स करो या दो ऐसे कंपोनेंट्स को मिक्स करो जिनमें रिएक्शन हो सके, एसिड प्लस बेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले आप रिएक्शन करवाओगे, इसके बाद में हम सोचेंगे कि क्या केस बनेगा क्या नहीं बनेगा। पहले शुरुआत कहां से करनी है, रिएक्शन करवाने से शुरुआत करनी है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे तो रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, वहां तो आप डायरेक्टली चेक करोगे कि किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कम है। तो भैया ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। यहां से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत थैंक यू।